दोस्तों वेलकम है आपका आज के इस वेरी फर्स्ट एपिसोड में। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों से और काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी स्केड्यूल में था और वापस आ चुके हैं हम अपने स्केड्यूल में और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये आज का एपिसोड जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस करा था कि हम जेकेपी कांस्टेबल के लिए फ्री लेक्चर्स अपलोड करेंगे, फ्री में क्लासेस देंगे, फ्री में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट होता है। ये है हमारा टेलीकम्युनिकेशन को लेके, ठीक है, रेडियो टेलीकम्युनिकेशन को, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन। आज हम रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोगों ने आपको इस चीज के बारे में लाइक एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में पढ़ा लिया होगा, लेकिन फिलहाल हम देखिए रेडियो कम्युनिकेशन टर्म को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन टर्म जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी तो तब तक हम इसको नहीं to cover like to get to know about the basics of radio communication। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा जा रहा है कंटेंट। हम यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कोर्स आपको परचेज नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे गारंटी है कंटेंट की, कंटेंट आपको बहुत जबरदस्त प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। और यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा आज का स्टार्ट होता है यहाँ से, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑन द रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो टर्म है दोस्तों, रेडियो कम्युनिकेशन टर्म को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि होता क्या है, व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन, रेडियो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर और हमने इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट्स बेसिकली पढ़े हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि सिंस आई एम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, तो ये चीजें मैं आपको काफी अच्छे से और काफी डेप्थ में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको इन डेप्थ कवर करा है। मैंने अपने इंजीनियरिंग टाइम पे ये चीजें, ये सब्जेक्ट पूरा था हमारे कॉलेज टाइम पे, तो मैं आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यार, पहले मैं ओवरव्यू देता हूँ आपको, रेडियो प्रोपगेशन का क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। देखो अब रेडियो कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं हम, तो रेडियो कम्युनिकेशन में रेडियो वेव प्रोपगेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज होती है। अब टॉपिक्स क्या है, मतलब इसमें बेसिक्स क्या होंगे, इसके मूड्स क्या होंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा आइनोस्फीयर, और आइनोस्फीयर का क्या कनेक्शन है रेडियो वेव के साथ, वो भी हम पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द स्काई वेव बाय, ये उसके बाद यहां से नीचे हो जाएगा आपका स्काई वेव प्रोपगेशन। ठीक है, स्काई वेव प्रोपगेशन यहां से नीचे इसके साथ लिंक करेंगे हम। ठीक है, लिंक करके पढ़ेंगे। ठीक है, रे पाथ, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और ये सारी चीजें जो है वो हम ये कवर करेंगे, नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद हम रिलेशन बिटवीन एमयू एट एफ एंड स्किप, ये सारे जो टॉपिक्स आपके मेंशन है सिलेबस में, उससे भी डीप यहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे, और इससे भी डीप जो है वो हम यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद आइनोस्फीयर एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, उसकी वजह से सोलर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सोलर एक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मल्टी हॉप प्रोपगेशन एंड रेडियो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, लास्ट में पढ़ेंगे हम रेडियो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रेडियो वेव प्रोपगेशन जो है ना, रेडियो वेव प्रोपगेशन से आप रेडियो क्या समझ, देखिए रेडियो वेव प्रोपगेशन समझने से पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो आपको बहुत सारे लोगों ने, आपको यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा कि डायरेक्टली उन्होंने एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलेशन एंड ऑल दैट वो पढ़ा होगा, लेकिन उससे पहले आपको भाई ये चीज तो पता हो कि बेसिकली व्हाट डज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, ये चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड बेसिकली आर सुपरइम्पोज्ड ऑसिलेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस विद देयर डायरेक्शन इन स्पेस, तो यहां पे है विद देयर डायरेक्शन perpendicular to the propagation perpendicular to the propagation of them both of them,
मतलब ये कह रहा है कि ये एक रेडिएशंस होती है। क्या होती है? रेडिएशंस होती हैं। और वो रेडिएशन कहां पे होती है? स्पेस में होती हैं। और किस चीज की रेडिएशंस होती हैं? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो से आप समझ पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाना चाहूंगा। देखिए, इलेक्ट्रिक का तो आप जानते हैं कि भाई जब आप एक वायर होती है, वायर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, ठीक है, और उसके साथ में अब मान लीजिए आप उसको अगर अगर आप नंगी वायर को मतलब लाइक टच करते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी शेक करती है। क्यों? वो आपको करंट लगता है, क्योंकि वो करंट आपकी बॉडी के पास होता है। तो वो क्या होती है? वो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ वेव। वो क्या होती है? वेव होती है एक तरह की। लाइक वाइज जब आपका मैग्नेट होता है, देखो मैग्नेट को आपने बहुत बार बचपन में आप हम करते थे लाइक वो मैग्नेट को किसी लाइक आयरन के साथ, आयरन के किसी चीज के साथ हम टच करते थे तो वो उसको अट्रैक्ट करता था, अपनी तरफ खींचता था। लाइक अगर ये आयरन का वेट कम होता था तो ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अब ये मतलब ये मैंने यहाँ पे मैग्नेट को रखा है, यहाँ पे मैंने इसको लाइक आयरन को रखा है। मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ से किसकी वजह से खींच रहा है? वही तो है रेडिएशन। रेडिएशंस की वजह से ही तो वो खींच पा रहा है। उनके अंदर जो अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, उनके अंदर जो अट्रैक्शन आ रहा है इन्हीं रेडियो वेव्स की वजह से तो आ रहा है। तो वो क्या है? वो रेडिएशंस है। बेसिकली वो रेडिएशंस है, मैग्नेटिक की रेडिएशंस है। मैग्नेट की रेडिएशंस और मैग्नेट रेडिएशंस की वजह से वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई जब वो मैग्नेटिक रेडिएशंस, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, ठीक है, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक, ये रेडिएशंस जब दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो है वो सुपर इम्पोज करे, तो वो क्या होता है? बोलता है कि किसके परपेंडिकुलर? उनके प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर। मान लो वो अगर इस तरह से जा रही है, लाइक इस तरह से ट्रेवल कर रही है, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके इस तरह से ट्रेवल करेंगी, ठीक है। प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर, और क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। वो इस तरह से होंगी परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। ये इस तरह से प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर में चलेंगी वो, ठीक है। बाकी सिंपल वर्ड्स में अगर हम सिंपली हम बताएंगे तो इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो उनके क्रॉस करने की वजह से क्या होगा दोस्तों? ये रेडिएशंस, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, और उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक बार फिर से बताता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ऑसिलेशंस हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं किसकी वजह से? बाय ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उसके बाद ही जाके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की? देखो यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज एक बार देखते हैं। देखो यार, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस स्पीड से चल रहे हैं? वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो ये चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई भी किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होता, मतलब कोई भी इनका मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब किसी भी तरह का कोई मीडियम इनको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती हैं। ये ट्रांसवर्स फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। ट्रांसवर्स फॉर्म में मतलब ये लीनियर ट्रेवल नहीं करती है, मतलब ये इस तरह से ट्रेवल करती है, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो ट्रेवल आपकी करती है, ओके। सो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्लेक्ट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पोलराइज करते हैं। अच्छा, आर नॉट डिफ्लेक्टेड, उनको डिफ्लेक्ट नहीं होती है, मतलब वो जो उनका जब वो रास्ता जब वो चल रही होती है ईएम वेव्स आपकी,
तो वो अपने अगर वो इस डायरेक्शन में चल रही है तो उनको उनके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है तो वो उनको डिफ्लेक्ट नहीं, मतलब वो उसकी वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो दे कीप कंटिन्यू मूविंग ट्रेवलिंग देयर पाथ। ठीक है, ईएम वेव्स को पोलराइज किया जाता है, इनको कैन बी पोलराइज। ठीक है, ईएम वेव्स कैन बी पोलराइज, ईएम वेव्स को हम क्या कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। ईएम वेव्स अंडरगो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो electromagnetic waves can be polarized, EM waves undergo interference and diffraction। तो ये जो है वो इनको पोलराइज किया जा सकता है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, वेट अ मिनट। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पोलराइजेशन, हाँ मैं पोलराइजेशन की बात कर रहा था। देखो यार, असल में पोलराइज्ड ईएम वेव्स पोलराइज्ड हो जाती है, मतलब ये कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा एक सनग्लास फिल्टर होता है, वो उसको आप पोलराइज, मतलब अगर वो पोलराइज्ड होता है तो मान लीजिए, यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल से बताना चाहूंगा, यहाँ पे लेट मी राइट ओवर हियर। मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास को आपने पोलराइज कर दिया है। ठीक है, ग्लास को आपने पोलराइज कर दिया है। पोलराइज कर देना कि मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ऑसिलेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी अलाइंड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो मतलब जो ऑसिलेशंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इसके बीच में जो है वो ट्रेवल करती हैं, उनको आप अलाइन कर सकते हो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ठीक है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट इट सेज, बोलता है कि वो जो पोलराइज्ड ग्लास है, मान लो वो क्या करता है, सन ग्लासेस को फिल्टर करता है। ओनली वेव्स वाइब्रेटिंग इन डायरेक्शन, जब इसके जब वेव्स इसकी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो उससे क्या होता है कि वो रिड्यूस करती है उसकी जो ग्लेयर होती है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, उसको रिड्यूस करके वो जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छा, उसके बाद है कॉन्सेप्ट आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये हुआ कि वो ओवरलैप करती हैं आपस में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। मतलब इंटरफेरेंस, ओवरलैप, मैं दोबारा से बताता हूँ, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जब आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी, तो ओवरलैप करने के बाद ये क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। जब वो मिलेंगी, ठीक है, वो मिलेंगी, वो यहाँ पे ओवरलैप करके मिलेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर उनका जो क्रस्ट एंड ट्रफ होगा, ठीक है, अगर उनका क्रस्ट और उनका ट्रफ जो होगा, अगर वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहा होगा, अगर वो एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है, राइट, वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती है। ठीक है, तो अगर वो एक दूसरे के अपोजिट है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, तो इस तरह से जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इस तरह से हम पैटर्न्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क एरियाज इन लाइट इंटरफेरेंस जो है वो देखते हैं, राइट। उसके बाद होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन बोलता है कि अगर ईएम वेव्स एक स्मॉल ओपनिंग के अंदर इंटर कर रही है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, तो जब ये स्मॉल ओपनिंग के अंदर जब इंटर करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट होती है, यानी कि वो स्प्रेड हो जाती है। यानी कि उसमें सारी जो है वो इस तरह से कोशिश करती है इधर सारे जाने की एक छोटे से होल के अंदर, लेकिन वो क्या हो जाती है कि फैल जाती है, वो इस तरह से जो है वो उस ऑब्स्टेकल से जो है वो पास तो करती हैं कुछ, और कुछ इस तरह से जो है वो क्या करती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तो देखो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप C इज इक्वल टू एफ इंटू लेमड़ा
एफ इंटू लेमड़ा, सी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमड़ा होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, मतलब वेव क्या, वेलोसिटी क्या है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, और लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। उसके बाद अब हम मूड्स ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं। देखो यार, मीजोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर, आइनोस्फीयर आर द डिफरेंट लेयर्स। आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर की जो है अलग अलग लेयर्स है। ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोन है, मेजोस्फीयर है, ठीक है, थर्मोस्फीयर है, इस तरह से। तो इस तरह से जो है वो आपकी अलग अलग लेयर्स है। अब हम इसको जो है वो पढ़ेंगे, इसके मूड्स। नाउ क्लासिफिकेशन, रेडियो वेव प्रोपगेशन की क्लासिफिकेशन। द लेयर्स आर यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स एंड दैट ईएम वेव्स। देखो जो आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स है ना, जैसे आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है, आपकी थर्मोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, राइट, स्ट्रेटोस्फीयर है, मेसोस्फीयर है और थर्मोस्फीयर। ये इस तरह से जो आपकी वेव्स है ऊपर की तरफ, सॉरी आपकी जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, इन लेयर्स का यूज करते हैं हम इन वेव्स को प्रोपगेट करने में, इन वेव्स को क्या करने में, प्रोपगेट करने में। तो ईएम वेव्स, दैट ईएम वेव ट्रेवल बेसिकली इन वन ऑफ द थ्री मेथड्स गिवन। देखो अब ये डिपेंड करता है कि भाई किस तरह की, किस टाइप की वेव है, और उसी टाइप की वेव को आप क्या करते हो, उसके लाइक वेव के टाइप पे डिपेंड करता है, और वो फिर उसकी टाइप के ऊपर जो है वो टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप, वो उसी के लाइक जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है वो लेयर में से पास करती है। एक होती है ग्राउंड वेव आपकी, दूसरी होती है स्पेस वेव, और तीसरी होती है स्काई वेव। ग्राउंड वेव तो आप जानते हो कि भाई ग्राउंड वेव जो लाइक ग्राउंड में ही चलती है, लाइक उसके बाद स्पेस जो चलती है, ठीक है। तो और दूसरी होती है स्काई, तो स्पेस में स्काई में, और इस तरह से ग्राउंड में जो है आपकी चलती है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, ये आगे आपका रिसीवर है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो आपकी वेव्स जा रही है, इस तरह से आपकी जा रही है फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। व्हाट इज ग्राउंड वेव सरफेस वेव प्रोपगेशन। अब देखो यार, ग्राउंड वेव क्या होती है। टू रेडिएट सिग्नल्स विद हाई एफिशिएंसी द एंटीना शुड बी ए साइज ऑफ कंपेरेबल। देखो ये चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए यार। बोलता है कि अगर आप चाहते हो कि सिग्नल्स आपके हाई एफिशिएंसी के साथ रेडिएट करें, तो एंटीनाज का जो साइज है वो होना चाहिए उसकी एटलीस्ट, उसका जो सिग्नल है एटलीस्ट वो लेमड़ा अपॉन 4 के बराबर होना चाहिए, कम से कम, ठीक है। उसकी इतनी सिग्नल की जो वेवलेंथ है वो इतनी होनी चाहिए। At longer wavelength, at lower frequencies, the antennas have large physical size and they are located on or near very low. देखो लॉन्गर वेवलेंथ के लिए और लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए, लाइक अगर मान लो कोई लॉन्गर वेवलेंथ है आपकी, काफी ज्यादा लंबा सफर उसको ट्रेवल करना है, उसके लिए क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे कि लोअर फ्रीक्वेंसी एंटीनास का जो है वो क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, फिजिकल साइज एंटीना उसके लिए बड़ी होनी चाहिए, एंड दे आर लोकेटेड ऑन और वेरी नियर टू द ग्राउंड। तो वो जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो होती है लाइक वो ग्राउंड के से काफी नजदीक, या तो ग्राउंड पे होती है या तो फिर ग्राउंड के काफी नजदीक पाई जाती हैं, ठीक है, होती हैं, रखी जाती हैं, राइट। इन स्टैंडर्ड एएम ब्रॉडकास्ट, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या है। ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल टावर्स आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीनास। देखो जो ग्राउंड में जो टावर्स होते हैं, यहाँ पे आप देखो आपके घरों में, आपके आसपास में, आपकी सराउंडिंग में आपको टावर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। अब वो टावर्स किसके काम आते हैं, वो टावर्स आर जनरली यूज्ड एज ट्रांसमिटिंग एंटीनास। वो एंटीनास उनके ऊपर टॉप पे रखे जाते हैं, और उन एंटीनास को ट्रांसमिट कराने के लिए उनका वो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, काफी ऊपर लेके उनको रखा जाता है, उन एंटीनास को। देखो जो टावर होता है ना यार, टावर आपने देखा होगा, मतलब जो आपके लाइक आपके एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर आपके एरिया में नेटवर्क है, टावर है किसी भी, लाइक एयरटेल का, जिसका भी, खैर आज तो सभी उस पे वो टावर होता है, बट आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल कि मान लो ऐसा होता है कि अगर वो टावर
जो होता है उसका फंक्शन, टावर का कुछ फंक्शन नहीं होता है, बट उसके ऊपर जो एंटीनाज होते हैं उन्हीं का मेन काम होता है। उनको ग्राउंड से थोड़ा दूर रखा जाता है। ये आपकी इस तरह के एंटीना रखी जाती है, इस तरह से आपकी एंटीनाज होती हैं जो सिग्नल्स को जो है वो रिसीव और सेंड करती है, सेंड और रिसीव करने का काम करती है। इस टावर का मेन रोल यही होता है कि ये इसको थोड़ा ग्राउंड से काफी ऊपर लेके जो है वो रखती है, ताकि ताकि जो रेडिएशन से ताकि जो सिग्नल्स है सेंडिंग और रिसीविंग है उसमें आसानी हो जाए। तो ये ट्रांसमिट मतलब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, सिग्नल प्रोपोगेट हो रहा है, जा रहा है, उसके बाद आपका एंटीना रिसीविंग उसको रिसीव करती है। एक टावर यहाँ पे है दोस्तों, वो जब कोई सिग्नल भेजेगा वो दूसरे मतलब वो स्काई के बीच में से ट्रेवल होके जाएगी, वेव्स ट्रेवल होके जाएगी और वो जाएगा दूसरे के पास। ये आ गई सेंडर, ठीक है, ये आ गया सेंडर, सेंडर एंटीना, ठीक है, सेंडर एंटीना, और ये आ गया रिसीवर एंटीना। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। यहां पे हो आप, ठीक है, यहां पे हो आप कर रहे हो कॉल, मुझे क्या कर रहे हो, आप मुझे कॉल कर रहे हो, और ये जो आपका नेटवर्क है यहाँ पे, ये नेटवर्क आपका कनेक्ट हो जाएगा आपकी एंटीना के साथ, और यहाँ पे हूं मैं, राइट, यहाँ पे हूं मैं, और मैं बैठा हूं यहाँ पे मजे से, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपकी कॉल आ रही है, ठीक है। अब आपकी कॉल अचानक से आती है, जब आपने फोन लगाया तो सीधा सिग्नल चला गया इधर मेरे, आपका जो सेंटर का, आपके सेंटर, आपका जो नजदीक का टावर है उसका जो एंटीना है वो क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है, वो जा रहा है मेरे मेरे नजदीक जो टावर है, मेरे नजदीक के टावर का जो एंटीना है, उस टावर के एंटीना को मैसेज आ रहा है कि भाई इसको आप कॉल लगाओ, ठीक है। तो फिर मेरे को कॉल आ जाती, फिर मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं, वो इस रिसीवर एंटीना और इस सेंडर एंटीना की मदद से, ठीक है। अब जब मैं आपको आपको कॉल कर रहा हूं तो यही एंटीना जो है वो सेंडर का काम करेगी और ये रिसीवर का काम करेगी। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो मोड ऑफ प्रोपोगेशन होता है दोस्तों, इसको आप क्या बोलते हैं, सरफेस वेव प्रोपोगेशन कहते हो, और जो वेव्स होती है वो ग्लाइड करती है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की? देखो यार, जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन होती है ये लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है, मतलब ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होती इनकी, ठीक है, मोस्ट लेस देन 2 मेगाहर्ट्ज, तो मोस्टली तो 2 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। एम्प्लॉइज द यूज ऑफ लार्ज एंटीनाज ऑर्डर ऑफ विच इज इक्विवेलेंट टू द wavelength of the AM waves and uses the ground or troposphere for its propagation। देखो, जो ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में आप क्या काम करते हो, आप बड़े बड़े एंटीनास का यूज करते हो, जो क्या है कि जिससे वो एम वेव्स की जो वेवलेंथ है वो मैच कर जाती है, ठीक है। और वो क्या यूज करता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन यूज करता है ग्राउंड, या तो वो फिर ग्राउंड को करता है यूज, मतलब ग्राउंड से ही आपकी वेव्स जो है वो ट्रेवल करती हैं, वेव्स जाती हैं, आपका मीडियम बन जाता है ग्राउंड, या फिर ट्रोपोस्फियर उसकी प्रोपोगेशन, मतलब जो जो फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, या तो फिर वो उसी को यूज करता है, ठीक है, अपनी जो सिग्नल है उसको प्रोपोगेट करने में। सिग्नल्स ओवर लार्ज डिस्टेंसेस आर नॉट सेंट यूजिंग दिस मेथड। देखो, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन जो होता है ना दोस्तों, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मतलब लार्ज डिस्टेंसेस यानी कि काफी लंबे लंबे बड़े बड़े डिस्टेंसेस के लिए ये ग्राउंड वेव प्रोपगेशन काम नहीं करता, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे आपके घरों में टीवी टावर्स लगे होते हैं, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है टीवी टावर्स, ठीक है, टीवी टावर्स या रेडियो, यार रेडियो का ही पढ़ रहे हैं तो रेडियो की एग्जांपल देता हूँ। रेडियो का जो एफएम होता है दोस्तों, एफएम होता है, और वो एफएम क्या करता है कि एफएम उसी सिर्फ सिटी में ही चलता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब उसकी रेंज जो है वो लिमिटेड होती है। तो दैट इज व्हाट, वो लिमिटेड रेंज होती है, मैक्सिमम रेंज ऑफ कवरेज डिपेंड ऑन द ट्रांसमिट एंड फ्रीक्वेंसी लेस। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसको कम डिस्टेंसेस पे ट्रेवल करना होता है। देखो यहाँ पे ये है आइनोस्फीयर आपकी, इस तरह से आपका एंटीना है पे, आप देखिए ये टावर है आपका, ठीक है, टावर से आपका स्काई के वेव के जरिए से इस तरह से जा रहा है, ठीक है। या तो फिर ऐसा हो सकता है अगर ग्राउंड वेव है, ग्राउंड का यूज कर रहा है, तो ये इस तरह से नीचे की तरफ वेव जाती है और इस तरह से मैच कर जाती है आपके रिसीवर पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका ग्राउंड वेव या सरफेस वेव चलती है।
अब स्काई वेव प्रोपगेशन क्या है? व्हाट इज द स्काई वेव प्रोपगेशन? तो स्काई वेव प्रोपगेशन मुझे लगता है हम अगले चैप्टर में करेंगे, और फिलहाल आपको ये रेडियो वेव प्रोपगेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज जो बेसिक है जो मैंने स्टार्ट करी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब जो इसके साथ इसके बाद जो बेसिक टर्म्स आएंगी रेडियो कम्युनिकेशन की, ठीक है, मॉड्यूलेशन है या एम्पलीट्यूड है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके बाद जब हम वो बेसिक्स कवर करेंगे फिर हम एडवांस पे जो है वो आएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों के साथ।